हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, मैं रामनिवास से एक बार फिर आप सभी लोगों का शिक्षा कुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जानदार और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स की क्लास, जिसके अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि काफी शानदार क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कुछ आने वाले क्वेश्चन, यानी आप ये देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे लेकिन बेहतरीन थे, आपको विद कंसेप्ट वहां पर पढ़ने को मिला। आज की क्लास में ही हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बने रहिएगा मेरे साथ में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक यहां पर टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, या आप सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, तो शिक्षा कुल पीसीएस और शिक्षा कुल वन लाइनर एग्जाम नाम से 2 यूट्यूब चैनल है, इसको बिना देरी के ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा आईडी आपको यहां पर दी हुई है, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, शिक्षा कुल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों औरों से डिफरेंट है, वो सारी बातें हम यहां पर जानेंगे। मैं आपको एक एक की फीचर बताऊंगा। जो मेन थिंग है वो ये है कि यहां पर आपको कंसेप्चुअल स्टडी मिलेगी, हर एक एक चीज, इवन मैथमेटिक्स भी आपको कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर विदाउट रटाफिकेशन हम एक एक चीज को बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से और ट्रिक एंड अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच के साथ में पढ़ने वाले हैं। और अदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, जैसे लाइव मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, अप टू डेट आपका सिलेबस होगा, अनलिमिटेड व्यूज, यानी कितनी बार आप वीडियो को देख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी श्रद्धा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस और नोट्स, पीडीएफ नोट्स और आंसर राइटिंग, जो मेंस की प्रिपरेशन करें उनके लिए आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो भाई बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बन जाता है, इस हिसाब से चलिएगा। टेस्ट सीरीज एंड मॉड्यूल्स आप लोगों के लिए क्या है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अगर जो प्रिपरेशन करें उनके लिए टेस्ट सीरीज मात्र 1099 रुपए में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री है। सर कहां मिलेगा ये, अब ये मौका तो नहीं चूकना है भाई, शिक्षा कुल ऐप पर मिलेगा। ऐप को आज ही डाउनलोड कर लेना है और इस कोर्स को ज्वाइन करना, अपने और भी दोस्तों से ज्वाइन करवाना है। यहां पर देखिए, आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज भी आपको 499 रुपए में आप एक बार दीजिए और फर्क देखिएगा कि इसमें और औरों में क्या फर्क है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम रामनिवास है और हम यहां पर पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। बड़े शानदार और बड़े जानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने और भी दोस्तों को बताइएगा कि इस तरीके से क्लासेस डेली रेगुलर होती है और इन क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, मजा आएगा आप पढ़ोगे तो। मैथ्स को आपको अलग ही एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। इससे पहले थॉट ऑफ द डे, जैसा कि आप जानते हो मेरे हर क्लास में आपके लिए बात होती है, वो बात यह है कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड द 99% प्रेस्पिरेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिभा तो 1% प्रेरणा है, लेकिन 99% आपको पसीना बहाना पड़ेगा भाई। यानी बात को समझिएगा, ये लाइन स्पेशली थॉमस एडिसन की है और इन्होंने कहा है, स्पेशली डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग के रिगार्डिंग ये बात बोली है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो तो मात्र आपका 1% काम करेगा। अगर आप ये सोचते हो मैं तो टैलेंटेड हूं, मेरे पास में तो प्रतिभा है ना, मैं तो प्रतिभा का धनी आदमी हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ महज आपका वहम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको 99% आपको यहां पर पसीना बहाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो नो डाउट आपको यहां पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, आज ही मेहनत करने लग जाइए, हार्ड वर्किंग बन जाइए और प्रॉपर डेडिकेशन से अपने टारगेट के पीछे पागल हो जाइए, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है, हम भी तो देखें जरा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे पता है आप इतने मेहनती और इतने डेडिकेटेड इंसान हो, इस क्वेश्चन को कर दोगे। ए स्टूडेंट स्कोर्स 85% in an examination, the scores was 79, 81, 88 and 94 in 4 subject. Find the student score in the fifth subject. परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 4 विषयों में उसके अंक कितने थे? 79, 81, 88 और 94। तो 5वें विषय में उसके अर्जित अंक कितने होंगे? देखिए, 85 मेरा टारगेट है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब उसको 85% मिले, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट में उसको 85 मिले होंगे। यहां पर इसके कितने कम रह गए? 6। यहां पर कितने कम है? 4। यहां पर कितने ज्यादा है? 3। और यहां पर ज्यादा कितने भाई? 9 ज्यादा है। कुल मिला के आपने देखा कि यहां पर 10 इसके कम पड़ रहे थे, ये 12 नंबर ले आया ज्यादा। तो कुल मिलाकर मेरे पास में 2 ज्यादा रह गए। जो सब्जेक्ट जो मार्क्स आए हैं ना, उनके अंदर मेरे पास में 2 मार्क्स ज्यादा रह गए। अगर मुझे यही एवरेज बनाना है तो 85 मुझे एटलीस्ट चाहिए।
तो 85 में से अब मुझे 2 कम लाने पड़ेंगे, तो 83 आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए, समझ में आ गई बात आपको? अब यार इससे इजी तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? चलिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, X gets on elevator at the 11th floor of a building and rides up at the rate of 57 floors per minute. At the same time, Y gets on an elevator at the 31st floor of the same building and rides down at the rate of 63 floors per minute. If they continue traveling at these rate, then at which floor will their paths cross? X इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये 11वें मंजिल के ऊपर खड़ा है। बात को समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में वाई उसी इमारत में 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा जारी रखते हैं तो बताओ किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को क्रॉस होगी? दोनों 2 एलिवेटर में बैठे हैं, 2 लिफ्ट के अंदर है और ये 11वें फ्लोर पर है और एक आपका दूसरा कहां है भाई? 51वीं मंजिल पर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो बताओ वो किस हिसाब से क्रॉस करेंगे और कौन सी मंजिल पर वो क्रॉस करने वाले हैं, या कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, यहां पर कंसेप्ट आपका टीडीएस का लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि एक्चुअल में है क्या। ये देखिए, ये एक जो बंदा है वो 57वीं मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है, जो 11वीं मंजिल पर है। ये 11वीं मंजिल के ऊपर है और 11th फ्लोर से ये जाता है ऊपर की तरफ और 63 पर मंजिल के हिसाब से। और एक बंदा है जो ऊपर बैठा है, ठीक है, और वो किस आ रहा है, किस रेट से आ रहा है भाई? अभी बताइए, फटाफट बताइएगा। हाँ, 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है 51, यहां पर 51। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आता है। इसका क्या होगा? 63 मंजिल, सॉरी, प्रति मिनट की दर से ये तो जाता है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, ये तो है 57 के हिसाब से ऊपर जाता है और ये 63 मंजिल प्रति दर से नीचे उतरता है। ये आपको दिया, इसकी स्पीड मान लो। ठीक है, इतने मंजिल, 1 मिनट में 63 मंजिल ये क्रॉस करता है। इसका मतलब ये है, अब हमें आप देखो टोटल 40 ही तो क्रॉस करवानी, इनके बीच में 40 तो मंजिल है ना? तो आप यहां पर देखिए, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट आमने सामने आते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, इसकी स्पीड S1 मान लो, इसकी स्पीड S2 मान लो, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, सापेक्ष चाल, वो क्या होती है? S1 प्लस S2 बन जाती है। क्लियर? टाइम जब निकालेंगे तो आपको सर डिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। तो बस यही तो काम हमें करना है। डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच में 40 मंजिल का गैप है। कितने मंजिल का गैप है? 40 मंजिल का गैप है। क्लियर? अब भाई 40 फ्लोर यहां पर आपको इनके बीच में है, तो डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है? 40 मंजिल की है। उसके बाद में आप यहां पर देखिए, इनकी स्पीड 63 और 57 कितना बन जाएगा? 120। ठीक है, अब 120 के हिसाब से दोनों अगर इस हिसाब से चलेंगे तो 120 पर मिनट में 120 यहां पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए 1/3 मिनट आ रहा है, 1/3 मिनट में ये क्रॉस कर देंगे। टाइम पूछा जाता तो आप बोलते 1/3 मिनट्स, यानी 1/3 का मतलब 20 सेकंड में ये क्रॉस हो जाते। तो बताइए कहां किस में एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे? तो सोचो कि मैं अगर ये मान लूं ये 11वीं मंजिल पर है, ठीक है, तो 11वीं मंजिल पर है, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो ये 57 के हिसाब से है ना, यहां पर प्लस 11 प्लस 57 के हिसाब से 1/3 मिनट के अंदर ये 19 ही क्रॉस करेगा, तो 11 प्लस 19, इसका मतलब यहां पर आ जाता है 30। तो 30 जो 30th जो फ्लोर है इस पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं है यार? कितना शानदार क्वेश्चन है यार, जानदार क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, टीडीएस का कंसेप्ट इसके अंदर लगा है, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Govinda usually leaves his home every day at 8 a.m. and travels at a certain speed to reach office on time. One day he traveled at 4/5 of the usual speed, hence the arrived 22.5 minutes late. How much time does Govinda usually take to reach his office? गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य
गति के 4/5 से यात्रा करता है और 22.5 मिनट लेट हो जाता है, तो गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? यूजुअली उसको कितना टाइम लगता है? सामान्य समय क्या है? भाई मैं मेरे घर से निकलता हूं, मैं एक सेम टाइम ऐसे टाइम निकलता हूं जो मैं प्रॉपर, मान लो मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है तो मैं 9 बजे ऑफिस हमेशा पहुंच जाता हूं, या घर से मैं मान लो 9 बजे निकलता हूं, मुझे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूं। कई बार क्या होता है कि मैं मान लो लेट निकला, है ना, तो लेट निकला या मैं सेम टाइम निकला तो ट्रैफिक की वजह से मैं 9:45 पे पहुंचा तो 15 मिनट लेट हो गया, तो मेरी स्पीड जो हमेशा जो आइडल कंडीशन में जाता हूं उससे स्पीड कम हुई तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्यों? डिस्टेंस तो मेरी वही होगी ना, मेरे घर और मेरी ऑफिस के बीच में जो गैप था वो गैप तो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी सर आप धीरे चल रहे थे तो जो ऑफिस है वो चल के थोड़ा नजदीक आ गया कि आजा भाई तो आजा मेरे अंदर बैठ जा, या मैं जब तेज चला तो ऑफिस आगे जा रहा था, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू क्या बन जाता है? टाइम। जब ये कांस्टेंट रहता है ना, जब डिस्टेंस वाला जो सेगमेंट है वो आपका अगर कांस्टेंट हो जाए, ये आपका नियत हो जाए, ये जब कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स बन जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि मुझे 6 किलोमीटर चलना है, अगर इनकी स्पीड एक की 2 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिंपल सी बात है, दो वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, 2 kph है, और यहां पर कितना 3 kph है, इसको 3 घंटे लगेंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम का रेशियो यहां पर क्या हो जाता है? उल्टा बन जाता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 का 6 आ रहा है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लफड़ा होता है। इसी तरीके से हम गोविंदा की बात करते हैं, हम इधर उधर की बातों में ना जाते हुए, गोविंदा 8 बजे निकलता, कितने बजे पहुंचे वी डोंट नो, हमें नहीं पता, एक दिन अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से, मतलब पहले उसकी जो ओल्ड स्पीड थी वो 4 थी, है ना, सॉरी 5 थी, तो अब वो 4 से पहुंचने लग गया। ये यहां पर स्पीड की बात हो रही है। इसी तरीके से मैं टाइम की बात करूं तो टाइम 4 से कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। टाइम यहां पर मुझे कितना ज्यादा लगना स्टार्ट हो गया भाई? 1 ज्यादा लगना स्टार्ट हो गया। अब 1 का मान कितना हो गया? आपने कहा सर 22.5, ठीक है, कितना हो गया? 22.5। इसको मैं बोल दूं 45/2, ठीक। तो 4 ये सामान्य था, ओल्ड था, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 45/2 हो जाएगा। यहां से कैंसिल आउट किया, 2 आ गया, 90 मिनट टाइम लगेगा। कितना भाई? 90 मिनट। दिख रहा है ना आप लोगों को? आपने कहा सर बिल्कुल। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर आने चाहिए। मैं जो कमेंट नहीं करेगा उसको मैं ये मानूंगा कि हाँ यार ये हरामखोरी कर रहा है, ये आलस कर रहा है, उस वो प्रॉपर डेडिकेटेड नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है। मैं साइड में हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए साइड में होता हूं। दूसरी चीज, आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो कैसा लगा, मैं हर कंसेप्ट साथ में बता रहा हूं, प्लस मैं आपको डिटेल डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। आप एक एक चीज को बढ़िया तरीके से नोट करोगे, कोई भी चीज फालतू नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उठा के ला रहा हूं। अगर इतने भी आप कर लेते हो तो फिर एग्जाम में देखना, जो एग्जाम में जो पेपर आएगा और आपने जो इतने जो पेपर किए उनके और वहां पर आपको फर्क पता चल जाएगा। आपको लगेगा यार डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस पर हम चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन भी पीछे वाले पे कर सकते थे, इसमें कई बार वो पहले आ जाता है, कई बार बाद में आ जाता है, वो मैं नेक्स्ट में आपको करवा दूंगा, ठीक है, मेरे ध्यान में। चलिए इसकी बात कर लेते हैं भाई। देखिए इसके अंदर कुछ फालतू चीजें भी लिखी हुई है, उनसे गुमराह नहीं होना है। अब वो सिर्फ उन्हीं बंदों को पता चलेगी जिनको पता है कि यार कंसेप्ट इसका क्या था, सर ने क्या कंसेप्ट बताया था, वो बच्चे इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या करे, जुबिन एंड परवीन कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए जॉब इन 36 मिनट एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग विद जुबिन दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर ए मिनट, is till the work is completed, only the one working at the end allowed to work for less than a minute in his final turn. How long will it take the due complete the job? यानी जुबिन और प्रवीण क्रम से 36 और 60 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। पहली बात तो वो काम है क्या? दो ही बंदे हमने पढ़ लिया, तो मैंने कहा जी जुबिन और प्रवीण। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा करो 36 मिनट में ये हो रहा है, ये 60 मिनट में ये कर रहा है। अब काम हमें नहीं पता तो काम आपको मानना है। काम ऐसा मानो जिसमें 36 का भी भाग चला जाए, 60 का भी भाग चला जाए। आप ऐसे मान लो ये दोनों बंदे मिलकर भाई इतने इतने रसगुल्ले खाएंगे। कितने रसगुल्ले खाएंगे? आपको सर खाने पीने की बात करते हो, यार मुझे तो भूख लगी है इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। आपने यहां पर देखा कि 180 रसगुल्ले खाने, अब ये 36 के हिसाब से खाएगा, 36 मिनट में खा रहा है तो 1 मिनट में ये 5 रसगुल्ले खा रहा है,
इतने का नाश कर देगा। ये 1 मिनट में 3 का, ये थोड़ा कम लालची है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, या तो ये जुबा केसरी वाला बंदा होगा, मुंह कम खुलता होगा इसका, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये बोलो जुबा केसरी वाला आप नहीं करोगे, ठीक है, आप जुबा केसरी नहीं बोलोगे। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि ये 5 है और ये 3 है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों मिलकर अगर ये खाएं तो आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर देना, बात खत्म। लेकिन यहां पर अल्टरनेट वाली बात हो रही है, जो भी शुरू करता है काम को करना, वे काम को पूरा होने की तरह वैकल्पिक यानी अल्टरनेट फॉर्म में आजकल सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एसएससी में भी बहुत पूछा जा रहा है इसको। 1 मिनट हेतु काम करते हैं, अंत में काम करने वाले को अपना अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय करने हेतु अनुमति प्राप्त है। ये फालतू की लाइन है। हमें पता है कि जब काम ही 2 बचा है, मैं 3 काम कर सकता हूं 1 मिनट में, जो 2 ही बचा है तो मैं 1 मिनट थोड़ी लूंगा, उसमें कम टाइम लगेगा ना मुझे। तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए किया है, दोनों काम को पूरा करने में कितना समय। बात दोनों की हो रही है, पहले जुबिन करेगा उसके बाद प्रवीण करेगा। यहां पर 5 है फिर 3 है, कुल मिला के 8 काम हो रहा है। 1 मिनट ये 1 मिनट ये, कुल मिला के 2 मिनट में काम हो रहा है। आप एक बात बताओ, काम करवाना है हमें 180, 8 के हिसाब से 180 करवाना है, तो आप यहां पर बताइए कितना होगा। 8 से डिवाइड कर दो, तो 180 में जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो आप ये बताओ कि यहां पर ये कितना बन जाएगा भाई। आपने कहा सर ये जाएगा इसके अंदर 2 बार 16, और फिर सर इसमें कितना आ जाएगा 16, ठीक है, 4 चीज बच जाएगी। तो यहां पर हमारे पास में 176 आ जाएगा, और प्लस में चीज कितने बच गई 4। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई, 22 से मल्टीप्लाई हुआ। इसको भी 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 हो गया। 44 मिनट में काम हो गया। अब बारी किसकी आई भाई, यहां तक तो ये कंप्लीट इनका पैटर्न चल रहा था, जुबिन और प्रवीण का। अब नंबर किसका आएगा, जुबिन का। जुबिन काम करेगा, जुबिन 4 काम करेगा, 5 ही उसकी करने की कैपेसिटी है, तो 4/5 काम करेगा, ठीक है। इतना काम, इतना इसकी एफिशिएंसी 4/5। अब देखो 44 से ही 4/5 मिनट लगेंगे, तो 44 मिनट, ये ऑप्शन तो हो गए खारिज। अब देखो 4/5 को मिनट है, इसको सेकंड में बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 आ जाएगा, 48 सेकंड। इसका मतलब 44 मिनट 48 सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब कमेंट करके बताओगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है, समझाने का तरीका बढ़िया हमें समझ में आ गया। चीजें देखो आपको आनी जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप देख लेना चाहिए, और कोई भी कहीं भी देख लेना, इससे बेस्ट आपको अप्रोच नहीं मिलेगी जिसके अंदर पूरी सारी चीजें क्लियर कर दी जाए, एकदम विजुअलाइज कर दिया जाए, चीजें दिखने लग जाए। अगर मैं डायरेक्ट ये कर दूं, ठीक है ये बेटा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपको कंसेप्ट तो नहीं बताना। यहां पर कुछ और पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे, तो ये वो फिर आपका हो जाएगा वहां, है ना। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है ए शिप डेवलप्ड ए लीक 15 किलोमीटर फ्रॉम द शो and yet could travel towards the shore at the speed of 10 km per hour for a maximum time for 18 minutes. A rescue vessel that was immediately sent from the shore to rescue the passenger would take 6 minutes to complete the rescue. Once it reaches the ship, what should be the minimum speed of the rescue vessel in order to be able to successfully evacuate the everyone on board the ship? कह रहा कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद हो गया। जहाज चलाई था, और जहाज को चलने पर ये यहां पर 15 किलोमीटर गए, और जाते ही यहां पर जहाज के अंदर क्या हो गया, देखो छेद हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब जहाज वापस चलना स्टार्ट करता है किससे, 10 kph की स्पीड से। तो इसको पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। तेजी से यात्रा कर सकता है, लेकिन तट से भेजे जाने पर बचाव नाव को, अच्छा, अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है। तब सोचो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में हर 6 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, तो यहां पर 18 मिनट ही चलेगा, तो ये तो 3 ही किलोमीटर आ पाएगा, ये 3 ही किलोमीटर आ पाएगा। इसका मतलब इसको यहां तक पहुंचना है। अब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये कितनी थी, 15 किलोमीटर। बात को समझिएगा भाई। एक बात बताओ, आप घर से निकले, आप जहाज लेके निकले हो, आपके तट के ऊपर आपका घर बना हुआ है, जो ही घर से निकले 15 किलोमीटर गए, जहाज में लीक हो गया, और आपने घर वालों को फोन किया कि पापा देखो जहाज के अंदर लीक हो गया, और अब मैं तो वापिस आ रहा हूं। अब वापिस आओगे तो क्या गारंटी है कि आप वहां पर प्रॉपर उसी टाइम में पहुंच जाओगे और जहाज में सारे सेफ हो जाएंगे। तो आपने कहा कि क्या किया जाए सर, तो आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपके डैशबोर्ड पे वहां पर दिख रहा था कि अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा सकते हो, और तो 18 मिनट का टाइम लगेगा, 18 मिनट तक ही चल सकते हो, इसके अलावा कोई चलने का चांस नहीं है। अब आपने कहा यार ये तो फिर मरवा दिया बिल्कुल भी।
हम 6 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति 60 मिनट का मतलब हो गया 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो 6 मिनट में 18 मिनट में तुम 3 किलोमीटर वापस आ पाओगे। अब भाई 12 किलोमीटर कौन आपको लेके जाएगा? तब आपने कहा कि पापा क्या करो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करो, अरेंजमेंट करो, हमें यहां से बचाओ। तो यहां से एक जहाज रवाना होती है, ठीक है। फिर पापा ने कहा बेटा मैं किस स्पीड से आपको जहाज को भेजूं? आप बताओ कि किस स्पीड से मैं जहाज को भेजूं, ताकि देखो 6 मिनट तो तुम्हें बचाने में वहां भी लगेंगे, है ना। तो मैं बताओ स्पीड बताओ आप। तो 6 मिनट कहने का मतलब है आप 18 मिनट इधर चलोगे। आपने जब कॉल किया उससे 18 मिनट का ही टाइम है, 18 मिनट तुम्हारे पापा के पास में, 18 मिनट तुम्हारे पास में। अब बताओ तुम क्या करोगे? तो आप वो सामने से कंडीशन है कि 6 मिनट जहाज वहां पहुंचेगी तो सबको उठाने बिठाने में 6 मिनट लग जाएंगे। कहने का मतलब तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का यहां पर खेल बचा है, ठीक है। तब तुम क्या करोगे? तो आपने देखा सर 12 किलोमीटर है और यहां पर सिस्टम भी कितना है, 12 मिनट का ही सिस्टम रहा है। तो क्या किया जाए? तो आपने यहां पर देखा कि जो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 18 में से जब आपने 6 घटा दिया तो आपके पास में 12 मिनट का खेल आ गया, ठीक है। 12 मिनट आपका आ गया। उसके बाद में आप ये समझो कि जहाज यहां से जा रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, ठीक है। स्पीड आपको देखनी है। आप आ रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहां पर आ रहे हो, क्लियर है। अब आप एक बात बताओ कि जब आपको पूरा 15 किलोमीटर का ये गैप कवर करना है तो इसकी क्या स्पीड आपको रखनी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। इसमें बोला है यात्रियों को पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने तो 6 मिनट का 12 मिनट ही आपके पास में बचा है। तो जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाओ नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। अब बात को समझना, 12 मिनट बचा है, तुम 18 मिनट अब नहीं चल पाओगे। अब तो तुम्हें कितना चलना होगा, 6 मिनट उन्होंने बोल दिया। तो सोचो आप इस साइड से चले, आप और एक इस साइड से चला। जैसे मान लो आप ऐसे मान के चलो 1 घंटा आपको, जैसे मान लो मैं आपकी तरफ चलता हूं, मुझे 1 घंटा लगेगा, आप भी अपने हिसाब से मेरी तरफ आओगे, 1 घंटे में हम अपने मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोचो जब मिलेंगे तब तक 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे आप चल रहे हो, 1 घंटे मैं चल रहा हूं, दोनों कितने चल रहे हैं भाई? 1 घंटे चल रहे हैं। तो टाइम तो 1 घंटा ही लगा है ना। तो इसका मतलब है 6 मिनट आप टाइम, आपके पास में 18 मिनट का टाइम है, 6 मिनट निकाल दो, 12 मिनट ही तुम चल पाओगे, 12 मिनट ही वो चल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट में तुम चलोगे 2 किलोमीटर ही, तो इनको चलना पड़ेगा 13 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब 13 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको ये जहाज कवर करेगी कितने मिनट में? 12 मिनट में इसको कवर करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, यहीं से आप निकाल लो जी, इसी स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम। यहां से देखिए स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, उसके बाद में टाइम कितना होगा 12 मिनट, नीचे कितना कर दोगे 60 कर दोगे, 1/5 आ गया। तो भाई 13 और 5 कितना हो गया 65। बताओ इससे इजी मेथड मुझे ला के बता देना कि सर इससे इजी मेथड ये है। आपको एक एक चीज मैंने दिखा दी, आपको एक एक चीज यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर दी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ 18 मिनट है पहुंचने के लिए, घर वालों ने कहा 6 मिनट का देखो वहां टाइम लगेगा, तो आपने कहा तो इसका मतलब 12 मिनट ही है। तो 12 मिनट में तुम चलोगे, 12 मिनट मैं चल पाऊंगा। तो 12 मिनट आप चलोगे। अच्छा मेरी आप तो अपनी स्पीड से चलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, मैं चलूंगा, मैं मेरे हिसाब से आपसे पूछा कि मैं स्पीड क्या रखूं ताकि 12 मिनट में तुम जहां पहुंचो वहां पर मैं पहुंच जाऊं। तो आपने कहा देखो बात ऐसी है, हम तो 12 मिनट में 2 किलोमीटर चल पाएंगे। तो आप जानो आपका काम जाने, 12 मिनट में आप 13 किलोमीटर पहुंच जाओ, कैसे भी करके 13 किलोमीटर आ जाओ। तो इसका मतलब 13 किलोमीटर मुझे 12 मिनट में डिसाइड करना है। ऊपर किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में मुझे स्पीड चाहिए, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, घंटे में बदल दिया, तो यहां पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए हाँ या ना में बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलिए, यहां से आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य नहीं है। देखिए भाज्य वो होता है, विकल्प भाज्य नहीं है। भाज्य वो होता है जिसके अंदर किसी का डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है। उस एक या उस नंबर के अलावा देखिए भाज्य और अभाज्य दो चीज आ जाती है आपकी, अभाज्य आ जाता है और एक आ जाता है भाज्य। अभाज्य का मतलब आपका प्राइम नंबर हो गया, रूट नंबर हो गया, इसका मतलब कंपोजिट हो गया, आपका संयुक्त संख्या हो गई, यौगिक संख्या हो गई, ठीक है। अभाज्य का मतलब हो गया जिसके अंदर सिर्फ संख्या खुद का जाता हो और एक का जाता हो, मतलब दो के अंदर एक का भी जा रहा है, दो का भी जा रहा है, तीन के अंदर एक का भी जा रहा है, तीन का जा रहा है, पांच के अंदर एक का भी जा रहा है, तीन का भी जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा जब हम बात 4 की करेंगे तो 4 के अंदर क्या होगा, एक का भी जाएगा, दो का भी, 4 का जाएगा। तो खुद और एक के अलावा किसी संख्या का जाने लग जाए, इट मींस वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, आपने 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर में एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। एग्जैक्ट इसके 3 फैक्टर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ
एग्जैक्ट 3 फैक्टर वाली संख्या, तो एग्जैक्ट 3 फैक्टर वाली संख्या हमेशा प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगी। ऐसा सी इसको हर बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, देखिए अब हमें अगर ये भाज्य अभाज्य चेक करना है तो पहले हम चेक करेंगे यहां पर 3 और 9 का रूल। अगर अंकों का योग 3 से या 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या आपकी कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएगी, 3 या 9 से। हमने देखा ऊपर 7 आ रहे नहीं होगा, हमने देखा नीचे 10 आ रहे नहीं होगा, हमने देखा नीचे 6 और 5 11 आ रहे नहीं होगा, और इसने 6 और 8 कितना होगा 14। इसने बड़ा यहां पर सिस्टम सेट किया भाई। चलो फिर हम देखते हैं आगे और कुछ। इसके बाद में हमने क्या किया कि भाई सबसे बड़ी संख्या ले लो 833। 833 से ठीक बड़ी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। ठीक है, इससे ठीक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने ये कहा कि सर अगर मैं बात करूं, देखिए 30 का कितना हो गया 900, अब 29 का कितना हो जाएगा, तो ये आपको स्क्वायर वगैरह सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 29 का कितना हो गया 841, 841 से बड़ा है। अब ये किसका है 29 का, इससे छोटे सारे नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया, 17 ले लिया, 19 ले लिया और 23 ले लिया। ठीक, अब आपको डिवाइड कर करके देखना है, 2 का किसी में नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का किसी में भी नहीं जा रहा। ठीक है, अब 11 का चेक करते हैं। तो 11 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से देखते हैं 4 में से 3 गया, डिफरेंस या 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 के किसी भी मल्टीपल से। यहां भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसका मतलब सर 11 का भी यहां पर काम नहीं कर रहा। हमने 7 का किया, तो 7 का किया 63, ये हट गया, क्योंकि 7 का एक बार गया, फिर 9 7 63 होता है, ये तो हट गया। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, कौन सा नहीं है उसकी बात कर रहा है। इसके बाद में आपने देखा 7 का दिया 42, इसमें नहीं जा रहा 7 का, तो उसके बाद में 7 का दिया तो 49, और उसके बाद में इसमें भी नहीं जा रहा, 7 का दिया तो एक बार, फिर 13 यहां पर वापिस, तो 700 133 इसमें फिर जा रहा है। क्लियर, ये आपका कंपोजिट नंबर बन गया। उसके बाद में आपने देखा 5 का तो किसी में भी नहीं जाएगा, 5 भी हट गया, 7 का हमने कर लिया। उसके बाद में हमने देखा 13 का, 13 का इसमें दिया 39, अब फिर आ गया 43, अब इसमें 13 का नहीं जा रहा, 13 का दिया तो 52 और 13, अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए 13 का भी हो गया, 17 का इसमें दिया 34, फिर 93 नहीं जा रहा, 19 का दिया 38, उसके बाद 53 नहीं जा रहा, 23 का दिया तो 23, फिर 203 आ रहा है, 203, तो ये लगभग आपका 107 होता, 207 तो होता तो काम चल जाता। तो ये आपका आंसर है, ये आपका एक प्राइम नंबर है। जब ये कंपोजिट नहीं है इसका मतलब ये क्या प्राइम नंबर। आपसे ये भी पूछ सकता था कौन सी अभाज्य संख्या है, यहां पर अभाज्य की बात हो सकती थी, ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया। ये चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 इज डिवाइडेड बाय 16, फाइंड द रिमाइंडर। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। देखिए 13 से विभाजित होने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 13, 7 91, फिर 104, सबसे छोटी कितनी है 104। इसको जब 16 से विभाजित करोगे तो 96 तक जाएगा, तो रिमाइंडर यहां पर कितना बन जाता है भाई 8 बन जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है इफ 10x plus 5 ratio 42x plus 8 is the triplicate ratio for 5 ratio 8, find x cube। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि भाई 10x plus 5 और 42x plus 8, भाई 10x और प्लस का 5, नीचे कितना है 42x प्लस का कितना है 8, और इसका घनानुपात ये जो है वो 5 और 8 का घनानुपात है। घनानुपात का मतलब होता है क्यूब की बात कर रहा है, तो घनानुपात इसका कितना होगा 5 क्यूब और 8 क्यूब की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है 5 का क्यूब और 8 का क्यूब। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, इसका स्क्वायर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए जो मेरी क्लास है वो आपका ऐप पर मेरा बैच चलता है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से कल मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, यहां से देखिए 125 और नीचे कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 51 20 आ जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो गया भाई आपका, ये टोटल 256 हो जाता है। ठीक है, तो 256 तो 2560 बन जाएगा। 125 से करोगे 42 को तो 250, 250 को 21 से करना पड़ेगा। ठीक है, 250 को किससे कर दोगे 21 से।
आपने कहा सर यहां पर वैल्यू बन जाती है आपका 0, 5 यानी 10 बन जाएगा, 42 10 कितना हो गया 52। ठीक है, ये कितना बन जाएगा भी 5200 बन जाएगा। इतना ही बन रहा है क्या? 250 नहीं, 5200 तो कैसे बनेगा यार? 0 105 सॉरी, ये 0 105 यानी 10 बन जाएगा, और ये आपका 42 और 10 कितना हो गया 52, तो यहां पर 5250 बन जाएगा। एक्स और प्लस का आपका यहां पर आपने देखा तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ये वैल्यू आपकी यहां पर बन जाती है, यहां से अगर आपने दिया 1000 1000 2000 बन जाएगा। क्लियर? इसको इधर ले आओ, नहीं इसको इधर ले जाओ, 120 इसमें से जाएगा तो 130 बच जाएगा, 130 एक्स। इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ गया 560 आ गया। ठीक है, यहां से 0 आपका चला जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू यहां कहां गड़बड़ हो रही है, x की वैल्यू 130 और इसको इधर लाए तो 560, इतना ही दिया गया 8x। तो ये आपका 25 25 को 2 से 250 है ना, और ये तो सॉरी 1000 ही आएगा ना, ये तो 1000 आएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 1560 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान मेरे पास में कितना आ गया भी 12 आ गया। हमसे पूछा x का क्यूब, तो 1728 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। क्लियर है, मैंने 250 के भरोसे कर दिया था उसको। चलिए इसमें देखिए आपसे पूछा व्हाट इज द HCF ऑफ 54 163 एंड 189, इसका HCF बताना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनके बीच में हाईएस्ट, आपको 54 162 और 139 है, आपको क्या करना है इनके बीच में डिफरेंस, जो आपको नजदीक लग रहा है उनके बीच में डिफरेंस ले लो। तो आपने कहा सर इसके बीच में 23 का है, अब 23 या 23 का मल्टीपल, तो 23 या तो 23 का इनमें जाएगा भाई, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, इसके या तो खुद का जाएगा या इसका किसी फैक्टर का जाएगा। आपने कहा सर खुद का तो इसमें नहीं जा रहा, ठीक है, 23 का उसमें नहीं जाता, तो जब नहीं जाता तो फिर एक का जाएगा, तो HCF इसका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरीके से जिनका HCF एक बन जाता है, जिन नंबर्स का जो HCF है वो कितना बन जाता है, एक बन जाता है, इनको हम को प्राइम नंबर बोल देते हैं। कौन सा भाई, को प्राइम, यानी ये आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी भाई, सह अभाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या बन जाती है। क्लियर? कोई समस्या आप लोगों को? आपने कहा सर समस्या तो अब बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, the average marks obtained by 5 students is 55, the average score of the top 3 performers out of these 5 is 65, what is the average score of the other 2? 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत इतना है, उक्त 5 विद्यार्थियों में सिर्फ 3 विद्यार्थियों का औसत अंक इतना है, तो बच्चे 2 विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए। देखिए एवरेज जो होता है ना, वो एवरेज होता है हमेशा योग यानी सम बटे नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि एवरेज और सम कभी भी योग निकालना हो तो हमेशा एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में। तो हमने देखा 5 विद्यार्थी 55 के हिसाब से करेंगे, तो 3 विद्यार्थी किस हिसाब से कर देंगे भी 65 के हिसाब से, 2 विद्यार्थी है वो x के हिसाब से यहां पर कर देंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद में आप यहां पर देखिए 250 और 275 बन जाएगा। यहां पर देखिए ये कितना बन गया 195 बन जाएगा, और प्लस का कितना 2x है, तो भाई 2x हम यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने इसका एवरेज x मान लिया, इसमें से जब आप घटाओगे तो आपके पास में 80 आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। एवरेज कितना है 40 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप यहां पर देख सकते हो कि इनका 10 ज्यादा है, 3 विद्यार्थी का 10 ज्यादा, तो आपके पास में यहां पर कितना ज्यादा आ जाएगा भाई, भाई यहां पर 55 है, यहां पर कितना है 65 है। ठीक है, तो आपने 3 विद्यार्थी का ज्यादा ले रखा है, और कितना ज्यादा ले रखा है, आपने कहा सर हमने 10 ज्यादा आ गया। ठीक है, तो 10 ज्यादा आ गया, तो आपने तीनों विद्यार्थियों की जो औसत अंक है वो कितने भी ज्यादा चले जाएंगे, आपने कहा सर ये हमारे पास में कितने ज्यादा चले गए 30 ज्यादा चले गए। ठीक है, तो उस हिसाब से करके भी हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे जो विद्यार्थी है उनका जो एवरेज है वो आपका कितना बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने कहा सर ये 275 बन गया, उसके बाद में आपका ये बन गया 180 195, ये इधर चला गया, तो आपका इसमें टोटल 80 आ जाएगा, यानी इनका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है।
कह रहा कि रवि एंड रश्मि इन्वेस्टेड ₹150 एंड ₹200 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस, बट रवि withdrew his money after a few months. If the profit of the 12 months was shared between Ravi and Rashmi in the ratio 1:2, then after how many months did Ravi withdraw his money? रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए की व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन 12 महीनों में लाभ रवि और रश्मि के बीच इतना था, तो बताओ कितने महीने बाद रवि ने रुपए वापस लिए, कितने महीने बाद और कितने महीने उसमें रखे, ये सारी बातें आपकी अलग अलग है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, प्रॉफिट के बारे में बात कर चुका हूं, कैपिटल इनटू कितना होता है, टाइम होता है। तो यहां से हम देखते हैं कि हमें किसका कितना निकालना, टाइम का जब भी बात करोगे तो प्रॉफिट अपॉन कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है धन। तो लाभ हमेशा जो आपने पूंजी लगाई है, पूंजी को समय के साथ गुणा करोगे उसके बराबर होता है। जब आप समय निकालोगे तो समय तो वैसे भी निकल ही रहा है ना, तो जब आप टाइम निकालोगे प्रॉफिट के केस में, तो वो टाइम आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा सर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल बन जाता है। क्लियर है, प्रॉफिट अपॉन कितना बन जाता है भाई, कैपिटल बन जाता है। यहां तक कोई समस्या? तो आपने कहा सर प्रॉफिट हमारा कितना बन जाएगा, प्रॉफिट हमें बोला गया है, कैपिटल ले लो पहले, कैपिटल कितना बन जाएगा, कैपिटल 150 है और 200 है। यहां से हमने देखा कि सर 50 से 3 बार हो रहा है, 4 बार इसका रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कितना है, आपने कहा सर 1:2 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 बन जाएगा और यहां पर 4:2 बन जाएगा। क्लियर, इसको इधर कर दूं या कैंसिल आउट करके 2 कर दिया तो 3 अनुपात आपका 2 बन जाता है। ठीक है, मतलब 3:2 टाइम का रेशियो है। इसका मतलब रवि ने पैसा अपना वापस निकाला था, तो पहले रवि था और यहां पर कौन थी, रश्मि थी। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये बन जाता है, हमने प्रॉफिट अपॉन कैपिटल किया ना, यहां पर कैपिटल हमारा कितना था, सॉरी प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करना था, उल्टा कर दिया क्या आपने। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो यहां से हमने 1/3 कर दिया और यहां से 2/4 कर दिया, तो 1/2 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 2 रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया, टाइम का रेशियो। यहां से आप देखो क्या बनेगा, आपने देखा कि रवि तो 2 ही सेगमेंट काम कर रहे हैं और रश्मि 3 सेगमेंट काम करिए, तो टाइम का रेशियो 2:3 है। ये रवि है और ये आपकी रश्मि है। तो रश्मि तो पूरा कंप्लीट काम कर रही है ना 12 महीने तक, तो रश्मि मान लो 12 महीने काम किया तो एक की वैल्यू 4 आ गई। तो इसने कितना काम किया, 8 महीने काम किया। तो कहने का मतलब 8 महीने काम किया या 8 महीने बाद में पैसे निकाल लिए, तो आपका सी ऑप्शन आंसर बन जाता है। और आपसे अगर पूछे ना कि भाई उसने रश्मि से कितने महीने पहले छोड़ दिया, तो आप यहां पर भी बता सकते हैं कि 4 महीने पहले उसने काम को छोड़ दिया था। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स to ₹1600 in 2 year and the 1680 rupees in 3 year. Find the rate of interest. चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाती ब्याज की दर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर यहां पर 99 ईयर देता और यहां पर अगर 100 ईयर भी देता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 साल का गैप आ रहा है, जो ही 1 साल का गैप आ जाए 1600 रुपए है और यहां पर कितना बन रहा है आपका 1680 बन रहा है। अगर 1 साल का गैप है, 1 ईयर का अगर गैप है, इसका मतलब यहां पर डिफरेंस कितना है 80। तो ये जो 80 डिफरेंस है ना, वो यहां पर आपका क्या बन जाता है, एज ए सिंपल इंटरेस्ट ट्रीट करता है। तो 80 और नीचे कितना आ जाएगा 1600 और इनटू आपका कितना आ जाएगा 100। यहां से आपने देखा 5% रेट आ जाएगी। चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, 1 साल का अगर गैप हो, तो हमेशा ध्यान में रखना वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करता है और उसका जो जितना भी इंटरेस्ट आता है वो पहले वाले अमाउंट पर आता है। क्लियर है, किस पर आता है, पहले वाले पर। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए, चाहे 99 साल हो, 100 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच विल 25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इन 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। बात को समझना, बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये फाइनल अमाउंट पूछ रहा है। मिश्र धन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिश्र धन की बात हो रही है। क्लियर, तो यहां से आपको देखना है 2-3 चीजें।
अब आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। एक साल में अर्धवार्षिक पैटर्न है, कहने का मतलब क्या, मैं मासिक लिख दो, एक साल का टाइम है, आपने किसी से ब्याज एक साल के लिए लिया है और आपसे उसने बोला है कि मैं मासिक कैलकुलेट करूंगा, है ना, मतलब वो हर महीने आपके घर आ जाएगा कि लाओ भाई ब्याज दो, लाओ भाई ब्याज दो। आपने उसको बिठाया कि देख भाई बात ऐसी है, अब हर महीने मत आया कर यार, बहुत परेशान, अच्छा नहीं लगता है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम 3 महीने से आ जाओ। तो 3 महीने से कोई आएगा वो क्वार्टरली बन जाएगा, क्योंकि 3 महीने साल के अंदर 4 बार आते हैं, तो साल को जब तोड़ोगे तो 4 पार्ट में तोड़ेगा। तो आप यहां पर कहोगे सर 3 महीने से वो आएगा, तो फिर तो रेट जब महीने से आ रहा था, तो वो जो 12, मान लो मैं रेट 12% लेता हूं, वो साल की रेट है, तुम एक साल में ब्याज करने अगर हिसाब करने बैठोगे तो 12% रेट लगाओगे। अगर तुम हर 6 महीने से बैठोगे तो एक महीने की 1% होगी, तो 6 महीने की 6% के हिसाब से लगाओगे, तुम्हारे पास में 12% का हक नहीं है। तुम 12% तब लगा सकते थे कि जब आपके पास में भाई टोटल अगर ऐसा होता कि यार मैं कंप्लीट अगर उसके साथ में करूं तो 12% आप लगा सकते थे। अर्धवार्षिक है तो हमारी जो रेट है, परसेंटेज में रेट की बात करूं तो वो 2% बन जाएगी। टाइम, टाइम का मतलब टाइम्स, एक साल का था तो एक साल का मतलब मैं 2 बार यहां पर कैलकुलेट करूंगा। कितनी बार भाई? 2 बार। तो कैसे करेंगे? 2 बार की बात हो, कैलकुलेशन 2 बार करेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, किससे? 2% के हिसाब से। 2% परसेंट का मतलब क्या? 2 जीरो हटा दो, 2 से गुणा कर दो, 500 आ गया। 2 जीरो हटाओ, 2 से गुणा किया, 10 आ गया। अब 2 साल की जब भी बात हो या 2 बार की बात हो तो 2 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 साल की बात हो, 2 बार की बात हो, 2 1 से करोगे। 3 साल की बात है तो आपका 3 3 1 रहेगा, कल मैंने बताया था। 4 साल की जब बात होगी तो 4 6 4 1 रहेगा। ये मैं कंप्लीट आपको सारी चीज क्यों होगा कैसे होगा कल की क्लास में मैंने बताया था। बाकी में जो डिटेल फाउंडेशन बेच है उसके अंदर आप देख लीजिए एक एक चीज, यानी आप जो मैथ्स है उसको माइंड से करना सीख जाओगे, आप मैथ्स के साथ में खेलना सीख जाओगे। अभी तक मैथ्स आपके साथ में खेल रही थी, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स के साथ में हम खेलें तो भाई इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूं उस अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और आप मेरे नंबर ऑफ वीडियोस है वहां पर आप देख सकते हो, मैथ्स बाय रामनिवास सर डालोगे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स बाय रामनिवास सर से टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कितना हो गया भाई 1000, और ये कितना बन गया भाई 10 बन गया। कुल मिला के ये आपका 1000 इसके अंदर जोड़ दो, 26,010 रुपए जहां भी दिख रहा है वो आपका आंसर है, बी ऑप्शन। बताओ अगर यहां पर 3 साल की 3 बार की बात होती हर 4 महीने से, तो रेट को हम 4 महीने की बनाते, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड करके तोड़ते, क्योंकि एक साल का टाइम है उसमें 4 4 महीने से आ रहा है, तो रेट को 3 पार्ट में बांटेंगे और फिर 3 बार करेंगे। तो आप 3 बार कैलकुलेशन करते, फिर 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, ए बिगन ए बिजनेस with rupees 75,000 be joins after some time with 37,500 after how many months did be join if the profits are said in the ratio 3:1 at the end of the year। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 में अनुपात में लाभ साझा किया तो बताओ कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहां से अगर मैं कैंसिल आउट भी कर दूं तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, यानी कैपिटल का जो पूंजी का रेशियो मैं अगर निकालूं ए और बी की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये तो एक सिंपल तरीका है, आपने अभी तो क्वेश्चन में बताया था कि यहां पर 75,000 है और यहां पर 37500 है, जीरो कैंसिल आउट कर दो। 25 से आप इसको कैंसिल आउट, 375 2:1 आ रहा है, ठीक है। कैपिटल का आ गया, प्रॉफिट का कितना है भाई 3:1 है। तो मुझे जब टाइम निकालना है तो आपने कहा सर प्रॉफिट और नीचे कैपिटल बन जाएगा, प्रॉफिट और नीचे कैपिटल बन जाएगा, तो 3 कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब सोचो कि बी कुछ टाइम बाद में आया था व्यापार में, तो जब ए पूरे साल था 12 था ना, तो यहां पर 4 से आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। अब ये 8 रहेगा, ठीक है। 8 महीने व्यापार में रहा, तो जब 8 महीने रहा तो आया कितने टाइम बाद में था? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, 4 महीने बाद में ये आया था। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। बताओ
अगर वो पूछे ना कितने टाइम रहा तो 8 महीने, कितने समय के बाद शामिल हुआ तो 4 महीने के बाद शामिल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टीडीएस से क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। दूरी हमेशा क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से कह रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में उस दूरी को तय करने में उसे गति क्या होनी चाहिए। तो आपने कहा सर 250 और मल्टीप्लाई बाई 4, और यहां पर 1 घंटा 40 मिनट है, इसका मतलब कितना हो गया 1 and 2/3 हो गया, कहने का मतलब 5/3 हो गया। ठीक है, तो स्पीड कितनी रहनी चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन 5/3 घंटे के अंदर वो ट्रेवल होना चाहिए। 5 से कैंसिल आउट करो तो ये 50 बन जाएगा, और यहां से आपने देखा कि x की वैल्यू इधर 200 है तो 600 बन जाएगा। बताओ 600 kph आपका आंसर बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई, सी ऑप्शन। तो ये आपका टीडीएस से क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ नहीं था, एकदम बेसिक कंसेप्ट के ओरिएंटेड ये क्वेश्चन चल रहा था, और अब आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर लोगे तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है A is twice as efficient as B, who is thrice as efficient as C. If C alone can complete the task in 30 days, then in how many days can they together complete the task? यहां पर देखिएगा, A B से 2 गुना कुशल है और B C से 3 गुना कुशल है। यदि C अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एफिशिएंसी और A और B के बीच में रेशियो क्या है। A दुगुना कुशल है किससे, B से, और B किससे है भाई, C से। कितना, 3 गुना कुशल है। तो A B और C की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए A कितना है 6, B कितना है 3, और C का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इनके एफिशिएंसी यानी वर्क जो होता है वो क्या होता है, वर्क आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम और जो एफिशिएंसी का जो मल्टीपल है वही आपका क्या बन जाता है, काम बन जाता है। आपने कहा सर काम अगर हम निकालें तो हमारे पास में 2 सिचुएशन है। पहला, सी अकेला काम करा एक एफिशिएंसी के साथ में 30 दिन से, तो ये काम करवाना है किन से, सभी लोगों से, यानी साथ मिलकर, वे एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी बन जाती है, 10 बन जाती है। 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कितने दिन में हमें नहीं पता। तो आपने यहां पर देखा कि जो D2 है, जो सेकंड केस में जो दिन आएंगे वो 3 दिन में उस काम को निपटा देंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कौन सा भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज ए बस कवर्स 45 किलोमीटर इन एन आवर and the excluding stoppage it's cover 36 किलोमीटर। for how many minutes does the bus stop in an hour? यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो आपने यहां पर देखा कि एक जो बस है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में जब 45 किलोमीटर जा रही है तो फास्ट कंडीशन है इसकी, बिना रुके। ठीक है, तो भाई फास्ट कितना हो जाएगा 45 kph, और स्लो जो मोशन है वो कितना है 36, रुक रुक के जाए तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुक रुक की जाएगी वो आपको बताना है। हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा फास्ट माइनस स्लो, नीचे फास्ट कर देना, इधर 60 कर देना, ये आपका मिनट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, हमने क्या किया 45 में से कितना घटा दिया 36, और नीचे कितना कर दिया 45, इधर कितना कर दिया 60 कर दिया। 4 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, ऊपर कितना आ गया 9, नीचे 3 है और इधर आपका कितना है 4 है, यहां से 3 आ जाएगा। तो 12 मिनट पर घंटे कितना रुकेगी, 12 मिनट रुक रुक के जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चलिए इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। देखिए लास्ट में सबके 5 है, तो 5 है तो आपको 2 5 तो एटलीस्ट सभी में मिलना चाहिए। आपने कहा सर 2 5 है, जब 2 5 होता है तो आप यहां पर देखिए कि इसका मैं स्क्वायर करूं
तो लास्ट में 5 का तो 25 आ जाता है। ये संख्या ना, इसका आगे वाली संख्या 3 है, 2 के आगे 3 होता है, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर मैं अगर करूं 45 का, तो यहां पर 25 आ जाएगा, 4 के आगे 5 है, 4 इंटू 5 कितना होगा 20। इस तरीके से तो आपको क्या करना है, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये तो देखिए 25 तो सब में है, छोड़ो इसको। यहां से आपने देखा 6 7, 6 और 7 42, 3 और 4 12, ये भी है, ये भी है, 4 और 5, 4 और 5 ये भी है, ये नहीं होगा, 5 इंटू 5 25 आ रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैंने 5 वाली संख्या के स्क्वायर निकालना सिखा दिया, और यहां पर आपको इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। चलिए फटाफट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में बोला द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ ए रूम are in the ratio 5:4:2 if the length is increased by 20%, width is increased by 25%, while height is decreased by 25%, then the total area of the four walls of the room will be। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 और 2 के अनुपात में है। लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चार दीवारी का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपको बताना। चार दीवारी का देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है इसकी बात हो रही है, ये हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी को हटा दो तो बी एच प्लस क्या आता है, एच एल आता है। ये बस इतना ही होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि मैं ऐसा मान लूं कि ये लंबाई 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, और 25% फिर कम हो रहा है 1/4 है। तो मैंने लेंथ विड्थ और हाइट को देखा, तो मैं पहले ये से मान के चलता हूं कि रेशियो देखिए इनका 5 4 और 2 है, इनके लंबाई का 5 4 और कितना 2 इनिशियल ये है। तो मैं ऐसा देखता हूं कि यार अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो मामला तो एकदम फिट बैठ रहा है। कैसे, इसके नीचे भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन यहां 25% कम हो रहा था, यहां 2 ही है। तो इसको मैं थोड़ा बना लेता हूं। कैसे, मैं इसको मानता हूं पहले 10 था तो 5 पर 1 बढ़ रहा है ना लंबाई, तो लंबाई बढ़कर 12 हो जाएगी। उसके बाद में हमने ये देखा कि सर अगर ये पहले 8 था तो अब ये बढ़कर, मतलब ये मैं पहले वाली कंडीशन मान लूं, तो इसको मैं दुगुना कर लेता हूं 10, और इसको 8 बना लो, इसको कितना बना लो 4। सेकंड कंडीशन में मैं बढ़ा के लिखता हूं, 10 का 5 पर 1 बढ़ रहा है तो 10 पर 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 12। यहां पर मैंने देखा कि ये बढ़कर कितना हो जाएगा भाई 8, 4 पर 1 बढ़ रहा है तो 8 पर 2 बढ़ेगा तो ये 10 बन जाएगा। इसी तरीके से 4 पर 1 कम हो रहा है, ऊंचाई कम हो रही है, तो 8 पर कितना हो जाएगा भाई 2 कम हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। ये ऐसा कुछ हो गया। अब यहां से मैं दोनों को उठा उठा के देखता हूं कि पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है। आपने कहा सर पहली सिचुएशन में हमारा कितना आ रहा है, हमें क्या लेना है, आपका बी और एच कॉमन आ गया, एल और बी, तो एल और बी पहली सिचुएशन में आ रहा है 80, तो 2 और फिर कितना आ गया 80, और एच कितना था आपका 4, तो ये कितना हो गया भाई 160 और 640 हो गया क्या, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। बी और एच, सॉरी नहीं, एल और बी, ये आपका सॉरी 18, 80 नहीं है 18, 18, 18, ये कितना बन गया भाई 18 बन गया, और इंटू कितना हो गया 4, तो ये बन गया आपका 36 और ये बन गया 144। क्लियर। इसी तरीके से मैं सेकंड की बात करता हूं, तो सेकंड में हमने ये देखा कि वही दो एल और बी को जोड़ दिया जाए 22, और इंटू ऊंचाई कितनी है 6, तो यहां पर आपने देखा कि ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी। अच्छा ये 4 था ना, 4 पर 1 कम हो के यार ये 3 था, ये कितना हो गया था 3, 4 पर 1 कम होके 3 हुआ था, तो यहां पर ऊंचाई कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी, तो ये हो गया आपका 6, 6 को इससे करोगे तो 132 आ जाएगा। 132 यानी कितना कम आ गया 12 कम आ गया, ठीक है। अब 12 कम आ जाएगा, और 12 किस पर कम आ गया भाई 144 पर, और अब डायरेक्ट यही पूछ रहा है तो 1/12 कम हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रारंभिक क्षेत्रफल कम हो जाएगा 1/12 कम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी कंसेप्ट है,
है ना। तो आप चीजों को कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करो। फॉर्मूले तो देखो होते रहेंगे, लेकिन चीजों को समझो। इसमें देखिए परसेंटेज का भी आ रहा है, रेशियो का आ रहा है, सब कुछ सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं अलग अलग टॉपिक के, वो किस तरीके से पढ़े, किस लेवल के पढ़े, तो वो सारी चीजें यहां पर हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 सेंटीमीटर a copper sphere of radius 0.2 centimeter is beaten and is drawn into a wire of the diameter the length of the wire is 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीटा जाता है और 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई देखिए, तार में व्यास दिया तो तार आपका बेलनाकार माना जाएगा, सर्कुलर माना जाएगा। इसका 0.2 सेंटीमीटर है, तो मैं 0.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मान लेता हूं। 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के तांबे के गोले को पीटा जाता है, तो इसका जो यहां पर हम बात करें, पाई कितना हो गया 22/7, 4/3 इसका वॉल्यूम जो होता है गोले का, यानी आप ये कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका 4/3, पाई का मान कितना है 22/7, और आर क्यूब कितना है 3 × 3 × 3। उसी तरीके सिलेंडर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका पाई यानी 22/7, आर कितना है 1/10, यहां भी कितना है 1/10, और एच हमें नहीं पता, तार की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप खुद देखिए ये कितना बन गया भाई, टोटल आपका 9 और 4 कितना हो गया 36, तो 3600 सेंटीमीटर आ गया एच, यानी एच की वैल्यू आपके पास में 36 मीटर बन जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हाँ या ना में जवाब देते रहिए, बात मेरी सही है या नहीं है, आप ये बताइए। चलिए, in a journey a tourist bus travels 20% of the distance at 10% km per hour and 60% of the distance at 30 km per hour and travels the remaining journey at the speed of 20 km per hour. The average speed of the entire journey is। एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 60% दूरी आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटे करता है। तो बताओ पूरी उस सफर की जो औसत चाल है वो क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आप ट्राई करेंगे। यहां से देखिए मैंने क्या किया, दूरी को 3 पार्ट में बांट लिया जैसा कि इसने बोला था। ठीक है, इसने क्या बोला था, आप ऐसा करो, एक तो यहां बांट लो, एक हमने यहां बांट लिया, 3 पार्ट में हमने इसको बांट लिया। चलिए, आपसे बोल रहा कि 20% दूरी, तो ये 20 मैंने 100 मान लिया टोटल, ये 60% यानी 60, तो टोटल कितना बचा 20 बचा। यहां पर जो इसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, ये जो स्पीड है वो आपकी 30 किलोमीटर 30 kph इसकी हो जाएगा, और ये आपका कितना है 20 kph। एवरेज स्पीड की जब भी हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड में, एवरेज हमेशा क्या होता है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी जो तय दूरी, नीचे क्या है टेकन टाइम, जो लिया गया समय, टेकन टाइम। तो यहां पर टोटल ट्रेवल डिस्टेंस की बात करूं तो 100 किलोमीटर आ रहा है। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के बारे में भी आप देख लो, यहां कितना लगा 2 घंटे, यहां कितना लगा 2 घंटे, यहां कितना लगा 1 घंटा, कुल मिलाकर 5 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड कितनी है 20 kph आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बताइए हाँ या ना में बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखना। इसी टाइप के मैं सारे कंसेप्ट आपको इन प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, a tank can be filled with a pipe in 4 hours but due to leakage it takes an additional 2 hours to fill the tank. How many hours will it take for the tank to become completely empty due to leakage? एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जाता है, लेकिन रिसाव के कारण भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव के कारण टंकी पूरी तरह खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए ये सेम वही कंसेप्ट है, एक बंदा काम कर रहा है, एक काम को हटा रहा है ना, तो दोनों जो बंदे हैं वो मिलकर उस काम का कितना % कंप्लीट कर देंगे, तो उसी चीज को हमें यहां पर देखना है। आपने यहां पर देखा, मान लो एक पाइप ए था,
तो ए पाइप यहां पर 4 घंटे में इसको कर रहा है, ए और बी है वो दोनों मिलकर इसको काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 6 घंटे में, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। काम एक्चुअल में 12, मान लो 12 लीटर की वो टंकी है, ये घंटे का 3 लीटर डालेगा और ये घंटे के 2 लीटर डालेगा। अब आप कहोगे सर ये तो भरने वाला है ना, तो 3 लीटर भर रहा है ये, तो यहां पर भी तो ये 3 लीटर भरेगा ना, तो ये भरने वाला है, 3 लीटर भर रहा है, जा आफ्टर ऑल 2 ही लीटर आए, देखो एफिशिएंसी, तो एक एफिशिएंसी इसकी होगी जो कम करने वाली होगी। तो आप सोचो टाइम जब बी का निकाल रहे हो तो बी 12 लीटर को खाली करने में एक के हिसाब से 12 घंटे का टाइम ले लेगा। बताओ कितने घंटे भाई, 12 घंटे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, हाँ या ना में जवाब आप देते रहें। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन बोला इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू टेल 3/14 ऑफ ए नंबर बट बाय मिस्टेक ही टोल्ड 3/4 ऑफ द नंबर, हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, द करेक्ट नंबर इज। क्वेश्चन में बोला गया किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने के लिए कहा गया, लेकिन भूल से उसने संख्या का 3/4 बता दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। तो सही उत्तर क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा बताओ? तो आपको सर बताइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करें। मान लो वो नंबर था, इसका 3/14 निकालना था, आपने उस नंबर का कितना निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया, तो ये तो राइट था। आपने यहां पर क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। ठीक, देखना बात को, हमने क्या किया, नंबर ऐसा लो जो 14 और 4 से डिविजिबल हो जाए। आपने कहा सर 28 मान लो, हमने 28 मान लिया। यहां से एक बात बताओ, 2 बार जाएगा, आपका आंसर 6 आना चाहिए था, आपका आंसर आ कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर 15 ज्यादा आ रहा है। एक्चुअल में 15 ज्यादा नहीं है, 150 ज्यादा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इसका मतलब नंबर हमने 28 लिया था, तो 28 का कितना बन जाएगा, इंटू क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, तो 280 आपका करेक्ट आंसर है। कितना भाई, 280 आपका करेक्ट आंसर है। बताइए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहे बिजनेसमैन सोल्ड ए मिक्सर एट ₹12.5% लॉस, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 420 ये रुपीज में है, रुपीज यहां से नहीं होगा, ठीक है। फॉर हाउ मच रुपीज शुड ही सेव सोल्ड द मिक्सर टू अर्न 12.5% प्रॉफिट। व्यापारी ने मिक्सर को 12.5% का घाटा उठाकर 420 रुपए में बेचा, अगर उसके 12.5% का लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए एक बार वो बेच चुका, अगेन वो बेचना चाह रहा है, दोबारा वो बेचना चाह रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आपने यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि एसपी सेकंड जब भी हमें निकालना होता है तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे सर एसपी फर्स्ट दिया होता है, हमें जो डिजायर्ड जो चाहिए वो ऊपर रखोगे और जो है आपके पास में जो करंट वो नीचे रखोगे, ठीक है। जो चाहिए वो ऊपर, जो है वो नीचे, ठीक है। आपके पास में है क्या, जो हो चुका, घाटा हो चुका, कितना भाई 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, इतना घाटा हो चुका। 8 की चीज पर 7 का नुकसान हो चुका, मतलब 1 का नुकसान होके 7 मिला है, इसका मतलब 420 रुपए में आपने बेचा है। डिजायर चाहिए क्या आपको, लाभ चाहिए, कितना, ये 1/8 है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब चाहिए क्या, हमें 8 की चीज को 9 में बेचना चाहिए, तो 8 की चीज को हम 9 में बेचेंगे, 8 की चीज को 9 में बेच रहे हैं। हुआ क्या नुकसान, 8 की चीज को 7 में बेचा था, ठीक है। यहां से देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये कितना आ जाएगा 60 और यहां पर 540 आ जाएगा। बताइए इससे इजी मेथड और क्या हो सकता है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, कोई समस्या यहां तक आप बता सकते हैं मुझे कि सर यहां पर ये समस्या है? मेरे हिसाब से तो इन क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, तो क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने और भी स्टूडेंट के साथ में शेयर किया करो और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, बस इनके जो कंसेप्ट है वो आपको पकड़ने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप कभी नहीं अटकोगे और कहीं नहीं अटकोगे। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 8 seconds एंड अनदर मैन रनिंग एट द सेम स्पीड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 7.2 seconds, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और समान लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे एक अन्य व्यक्ति को 7.2 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर दो कंसेप्ट आपको समझने होंगे, एक इधर चल रहा है, एक सामने आ रहा है। अगर इसकी स्पीड s1 है और इसकी s2 है, तो हमेशा जो स्पीड होगी, जो रिलेटिव चाल होगी, सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो दोनों की जुड़ जाती है। लेंथ हमेशा जुड़ेगी, लेंथ चाहे कोई भी केस हो, हमेशा जो टोटल लेंथ होती है वो L1 प्लस L2 होती है। जब बात ट्रेन की है तो ट्रेन अपने खुद की जो स्पीड है उसको क्रॉस करेगी, है ना, तो हमेशा पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लेंथ जुड़ेगी। अगर किसी ट्रेन में आदमी बैठा है तो हम क्या करते हैं, अब ट्रेन का मोटिव उस आदमी को क्रॉस करना है, तो उस जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी हम लेंथ को कंसीडर नहीं करते, वो नेक्स्ट टाइप आ जाता है। जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये S2 है S1, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या बन जाती है, S1 माइनस क्या बन जाती है, S2। ये ध्यान में रखना, सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होगी, सम होगा, जुड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें करोगे कैसे? हमने देखा कि सर यहां पर सेम डायरेक्शन की भी है, अपोजिट डायरेक्शन का भी खेल है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ये मैं आपको यहां पर बता चुका, पहले भी इससे इसके बारे में अपनी खूब बात हो चुकी। डिस्टेंस कौन सी भाई? अब ट्रेन है, आदमी को जब क्रॉस करिए, किसी पोल को क्रॉस करिए, किसी पक्षी को क्रॉस करिए, तो भाई उनकी कोई ऐसा थोड़ी सुना आपने 5 मीटर लंबा आदमी या 10 मीटर लंबा आदमी, है ना, तो आप यहां पर उसकी लेंथ को जीरो मानोगे, तो ट्रेन की ही लेंथ हम कंसिडर करेंगे, ट्रेन और प्लस में जीरो आ जाएगा आदमी की लेंथ को। और यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में आदमी चल रहा है ना, तो हम ट्रेन, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो ट्रेन की अगर मैं एक्स मानूं, तो यहां पर आप देखिए ये कितना बन जाएगा। आपने कहा सर ये 5 इसमें से कम हो जाएगा, इनटू टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 8 सेकंड बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट केस की बात करता हूं। मैंने कहा ना डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम सेम चलो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। फर्क इतना है कि आपकी जो दूसरा जो आदमी है वो समान गति से चल रहा है, तो इसका जुड़ जाएगा, बस फर्क इतना है। तो 5/18 करना पड़ेगा। टाइम यहां पर हमें कितना लग रहा है, 7.2 सेकंड, यानी 72 बटे कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। यहां पर आप देखिएगा दोनों, ये दोनों सेम है, सेम है, तो हमारे पास में ये अननोन है, ये भी अननोन है, तो हम क्या करेंगे, ये तो आपका सेम है तो इसको इधर रख दो, इनको बराबर कर देते हैं। बराबर करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर x-5 बन जाएगा इस साइड में हमारे, ठीक है, और ये 10 इधर चला जाएगा, और इस साइड में कितना बन गया, x+5 बन गया, और इधर हमारा क्या रहेगा, 9 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया 50, इधर कितना आ गया 9x, और प्लस का कितना आ गया 45। इसको इधर ले आओ, x बराबर ये इधर आ जाएगा 95 kph आ जाएगा, कितना भाई 95, 95 किलोमीटर प्रति घंटे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम हल्का सा लप्पू सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो बस इसको ध्यान में रखना, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन में चले तो आप ध्यान में रखना रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में आपकी घटेगी। लेंथ हमेशा जुड़ेगी ही, जिसकी लेंथ है वो जुड़ेगी, जिसकी लेंथ नहीं है उसका हम जीरो मान लेंगे। यहां पर हमने जीरो मान लिया था, हमने देखा ट्रेन की लेंथ सेम है, यहां पर टी की वैल्यू इतनी, टी की इतनी, दोनों को मैंने बराबर रखा, बराबर रखने के बाद मेरे पास में एक्स के मान आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है द फोर्थ रेशियो ऑफ 6, 8 एंड 12 इज, 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। इसका मतलब ये फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपाती की बात कर रहा है, तो अनुपात का रिलेशन हम यहां पर देखते हैं, कुछ इस हिसाब से देखते हैं। कैसे? ए रेशियो अगर बी होता है प्रोपोर्शनल, सी रेशियो कितना है डी, तो आप इसको बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म्स। यहां से आपने देखा कि 6 और x का मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे, और इसके बाद में 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से यहां पर कितना आ गया, भी 2 आ गया। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। बताइए अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपने कहा सर कुछ नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द सेम नंबर, द नंबर इज। जब 75 में से किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, तो वो संख्या क्या है? देखिए जब 75 में किसी संख्या का 75% का मतलब होता है 3/4 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। तो बताओ वो है क्या? इसका मतलब 3/4 अगर ये है तो ये 1/4 ही रहा, तो वो नंबर अपने आप में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर यहां पर ये नंबर बन जाता है 300, डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, कैसे? अब सोचो x का 3/4 ये तो ये 1/4 है भाई। इसका मतलब आप यहां पर देखिए 75 की यहां पर वैल्यू ये इधर चला जाएगा, x माइनस 3xy कितना कर दूंगा 4, तो भाई यहां पर xy 4 आ जाएगा जिसका मान कितना है 75 है, तो x का मान 75 इंटू 4 आ जाएगा। तो आप खुद बताइए, आप अपने मुंह से कहोगे सर ये तो 300 बन गया भाई। कितना बन गया? 300। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड द वाटर इज 55 लीटर्स ऑफ adulterate milk is 7/4. How much water should be added to the make the ratio 7/6? 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ये ध्यान में रखना, भी स्टार लगा लो इसके ऊपर ताकि अनुपात ये हो जाए। बात यहां पर मिल्क और वाटर की हो रही है, तो पहले 7/4 था, अब 7/6 है। जो मिलाया जा रहा है उसको छोड़ो, कांस्टेंट कौन है? मिल्क, इस पर ध्यान दो। ये सेम है ना, तो इसका क्वांटिटी आपको सेम लग रही है, तो ये कितना बढ़ रहा है? आपने कहा सर 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले कितना था? आपने कहा सर 11, 11 थोड़ी था, 55 लीटर था। आपने कहा सर बिल्कुल 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना मिलाया जाए? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 लीटर इसके अंदर मिलाया जाए, 10 लीटर, या डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो बस आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे तो वायर ने परेशान कर लिया यार। ओके, तो ये मिक्सर एलिगेशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज। कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी समचतुर्भुज की, रोम्बस के बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं भाई पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होगा, इसकी कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, और जो कंसेप्ट क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। इन ए पैरेललोग्राम द लेंथ्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर 11 and 13 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन डायगोनल इज 16 मीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज। एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, तो यदि विकर्ण इतना है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उतना इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ओके, यहां से देखिएगा, ये इसका डायगोनल है, यहां से आपका क्या है? डायगोनल है। इसके अंदर आप देखिए कि अगर मैं एक को 13 मीटर लूं तो ये 11 मीटर है। इसके विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। ये D1 है तो दूसरा D2 है, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। इसका पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर, अगर एक लेंथ A है तो दूसरी आपकी B है, तो 2A + B होगा। इसके एरिया की बात करूं तो इसका बेस आ जाएगा, इंटू क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है, करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाती है। क्लियर? तीसरा रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो D1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है? D2 स्क्वायर। ये मैंने कल आपको बताया था, D1 स्क्वायर प्लस क्या है? D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस का क्या है? B स्क्वायर। यानी दो साइड और दोनों डायगोनल के बीच में रिलेशन, जो कि यहां से ये चीज बन जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? चलिए, अब तो कर सकते हैं ना? आपने कहा सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बता दे। इसी कंसेप्ट का यूज करना है, तो भाई 16 का स्क्वायर कर दिया और प्लस का D2 स्क्वायर हमने ले लिया। उसके बाद में आपका कितना है? ट्वाइस ऑफ 11 स्क्वायर प्लस कितना है? 16, 13 स्क्वायर। यहां से देखिए 256 है और प्लस क्या है? D2 स्क्वायर है, और ये कितना बन गया बिट्टू? इसके बाद में 121 और 169, 290, ये बन जाएगा 290, यानी 580 बन गया। कितना बन गया? 580। तो D2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 580 में से आप घटा दो कितना? 256 घटा दो, तो कुल मिला के D2 इक्वल्स टू कितना हो गया? √324। √324 किसका होता है भाई?
आपने कहा सर ये तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो 18 का ही होता है, 18 का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, तो हमने पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने आपको बता दी, बाकी सारा डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसका फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आइए, हम वहां पर डिटेल में बात करेंगे, सारी बातें आपको एकदम बताएंगे, एकदम अलग अलग करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। After calculation, the average marks of 12 students was found to be 40, but later it was found that the marks of one student were mistakenly added as 42 instead of 54, and that of the another student 74 instead of 50, the correct average। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक कितने 40 निकाले गए, लेकिन बाद में यह पता चला कि छात्र ने अंक गलती से 54 की जगह 42 और अन्य छात्र ने 50 की जगह 74 जोड़ दिए गए थे, तो सही औसत क्या होगा? गलतियां हो गई तो गलतियों को सुधारा जाएगा। ठीक है, गलती हो गई, गलतियों को क्या करना है? राइट करना है। तो हमेशा इस क्वेश्चन में गलत से सही की ओर चलना है, गलतियां नहीं करनी है भाई। तो आपने देखा 40, आप 40 को ध्यान में रखिए। पता चला कि अंक गलती में कहां का गलती हुई? छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 लिख दिए, इसका मतलब 42 गलत कर दिए, 54 होना चाहिए था। अन्य छात्र के 50 की जगह 74 लिख दिए, तो 74 लिख दिया, 50 लिखना चाहिए था। कुल मिला के 104 अंक लिखने थे, योग में आपका इतना आना चाहिए था, 116 आपने लिख दिया। कितना कम करना पड़ेगा? 12 कम करना पड़ेगा, तो 12 छात्रों पर होगा, एवरेज में 1 की कमी आ जाएगी। तो 40 की जगह न्यू एवरेज हमारा कितना बन जाएगा? न्यू एवरेज, न्यू एवरेज आपने कहा सर 40 और माइनस का कितना करना पड़ेगा? हमें 1 करना पड़ेगा। कितना भाई? 40 और माइनस का 1 यानी 39 आपका यहां पर बन जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन में सर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई प्रैक्टिस की। जैसा कि हर डे मैं आपको बताता हूं, हर दिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मैथ्स के अंदर सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। हम यहां पर देखते हैं कि आपसे बोला क्या गया है कि सिंसियर प्रैक्टिस मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं किसी काम को, अगर आप करते हो उसमें, अगर आपको धीरे धीरे एक महारत हासिल हो जाती है और उसके अंदर आपको वो सारी चीजें जो उसमें उसके रिगार्डिंग आप में, आपके अंदर क्रिएटिविटी, एक कॉन्फिडेंस, वो चीजें सारी बिल्टअप हो जाती है, यानी उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप खुद अपने बात ही बात में कई बार कहते हो कि सर कोई भी अगर बात होती है तो आप कहते हैं अरे यार इसके तो मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मुझे महारत हासिल है। तो आप सोचिए कि उसमें आपको महारत कैसे हासिल हुई होगी, क्योंकि आपने उसमें प्रैक्टिस की है, नंबर ऑफ टाइम्स आपने प्रैक्टिस की, उसके अंदर आपने खुद को, अपने आप को झोंका होगा। तो मेरे भाई आप भी इसमें प्रैक्टिस में अपने आप को झोंकिए, फिर देखिए कि यार कैसे इंपॉसिबल काम पॉसिबल होता है। आप में से जो कई स्टूडेंट है वो ये बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, है ना, हमें बहुत मुश्किल होती है, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो भाई वो इंपॉसिबल आपको जो टास्क लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस तो स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कैसे पॉसिबल होता है। तो भाई मैथ्स बाय रामनिवास सर लगातार साथ में बने रहिए और मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिएगा। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करना है। तो ये वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके और टेलीग्राम चैनल पर इसका जवाब आपको भेजना है कि भाई इसका सर ये जवाब होगा। इसी तरीके से आपको हर वीडियो में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करवाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है ये और आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो करते रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को देखने की कोशिश कीजिए, इन क्लासेस को, क्योंकि देखिए जितना आप इन क्लासेस के अंदर मैं सारी चीजें आपको एकदम विद इन टाइम आपको चीजें बता रहा हूं, यानी आप ये देखिए कम टाइम के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यही चीज आपको आगे तक लेके जाएगी। तो आप पहचानिए कि चीजें अच्छी क्या है, हमें क्या अचीव करना है और हमारे लिए जो चीज अच्छी है, जो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करना या क्या नहीं करना, ये दोनों चीज स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता होगा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।